पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी। अतिरिक्त तथ्य में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? आंसर है सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को सिधोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 में वैदिक काल में सभा और समिति का क्या महत्व था? सभा और समिति जनसभा और प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? उत्तर है मगध। मगध के शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्नंद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में इसे प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राज चोल। राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर, का निर्माण करवाया था। कौन से विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य, जिसका अन्य नाम जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यह पुस्तक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन करती है। भारत में सिक्के पहली बार किस सभ्यता में प्रचलन में आए? तो महाजनपद काल में। पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अजातशत्रु ने किस बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो प्रथम बौद्ध महासंघ का आयोजन किया था। यह प्रथम बौद्ध संघ महासभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा किस रावी नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल में डॉकयार्ड और बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। चोल वंश के दौरान प्रसिद्ध नौसेना युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? श्रीलंका और दक्षिण एशिया में। कहाँ? श्रीलंका और दक्षिण एशिया में। राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 17,
संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई है। संगम काल 3 संगम सभाओं का समय था। क्वेश्चन नंबर 18, किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो किसने? अशोक ने। अशोक ने धम्म नीति का पालन किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आर्यों ने भारत में सबसे पहले कहाँ निवास किया? सप्त सिंधु क्षेत्र में। आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास किए। यह क्षेत्र वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा में स्थित है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्क। कनिष्क ने चौथी बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की थी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर धार्मिक केंद्र माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को धार्मिक केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, आर्य समाज में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? स्वर्ण युग। गुप्त काल में भारत को स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता था। उस समय कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम बिहार में हुआ था। उनका निर्वाण पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में अहिंसा और धर्म का प्रचार किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगन। कालीबंगन में अग्नि वेदिका यानी कि यज्ञ स्थल के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें एवी स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ने दी थी।
अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। बिंबसार बिंबसार राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? तो चौथी बौद्ध महासभा में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया। यह सभा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कालिदास थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 35, ऋग्वेद के अनुसार मुख्य देवता कौन थे? ऋग्वेद के अनुसार इंद्र, अग्नि और वरुण ये मुख्य देवता माने जाते थे। इंद्र को पुरंदर यानी कि किलों का विध्वंसक कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, पहला तमिल संगम कहाँ आयोजित हुआ था? तो मदुरै में। पहला तमिल संगम मदुरै में आयोजित हुआ था। संगम काल के साहित्य में तोलकाप्पियम प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी लिच्छवी वंश की थी। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। उनके विवाह से गुप्त साम्राज्य की शक्तियां बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में लोहे के औजारों का सबसे पहला उपयोग कब हुआ? उत्तर वैदिक काल। हमारा उत्तर है उत्तर वैदिक काल में भारत में लोहे के औजारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इस काल में कृषि और युद्ध के लिए लोहे का व्यापक उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है वाकाटक शासकों ने। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिंबसार ने किस धार्मिक उपदेशक से शिक्षा ली थी? तो गौतम बुद्ध से। बिंबसार ने गौतम बुद्ध से शिक्षा ली थी। बिंबसार ने बुद्ध के धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। ये देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता? तो किसका? घोड़े का। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता में बहुत दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक काल में दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी रावी नदी के किनारे।
यह युद्ध भारत जन और अन्य 10 जनों के बीच हुआ था। भरत जन और अन्य 10 जनों के बीच हुआ था। किसने भारतवर्ष नाम का सबसे पहले उल्लेख किया? पाणिनि। पाणिनि ने सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया है। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? समुद्रगुप्त। इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त के सैन्य विजय और संगीत प्रेम का चित्रण है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 46। वैदिक काल में राजा के मुख्य सलाहकार को क्या कहा जाता था? पुरोहित। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और युद्ध नीति में राजा का मार्गदर्शन करता था। क्वेश्चन नंबर 47 है। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है? तो सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाया जाता था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा वैदिक देवता वायु का देवता कहलाता है? तो मारुत। मारुतों को इंद्र का साथी माना जाता है। संगम साहित्य में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस का संबंध किससे है? रोम के साथ व्यापार। रोम के साथ व्यापार करना। इस पुस्तक में दक्षिण भारत के समुद्री व्यापारी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कमजोर उत्तराधिकारी था। अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन और आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 53। चोल साम्राज्य में भूमि मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया था? तो वेलनवाई का। वेलनवाई। चोल प्रशासन में भूमि सुधार और कर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं? लोथल से। लोथल से पाई गई मोहरें व्यापार के लिए उपयोग होती थी। अगला क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों में
धम्म का क्या अर्थ है? धम्म का क्या अर्थ है? नैतिक जीवन जीने का मार्ग। नैतिक जीवन जीने का मार्ग। अशोक ने धर्म का प्रचार हिंसा को रोकने और प्रजा के कल्याण के लिए किया था। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और शून्य की अवधारणा दी। हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? लोहे का। लोहे का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता में तांबा, कांसा और सोना जानती थी और लेकिन लोहे का उपयोग नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 58 है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान, पैठान। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। सातवाहन वंश को दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन वंशों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी महाजनपद काल में उज्जैन। अवंती महाजनपद व्यापार और संस्कृति के लिए प्रमुख केंद्र था। अशोक का कौन सा स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? सारनाथ स्तंभ। इसमें 4 शेरों का प्रतीक है जो शक्ति, साहस और शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों का निपटान कैसे करते थे? उन्हें दफनाना और अग्नि संस्कार दोनों तरीके से करते थे। लोथल और कालीमंगन में शव दफनाने के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, जैविक खेती सबसे पहला उल्लेख किस सभ्यता में मिलता है? हड़प्पा सभ्यता। उत्तर है हमारा हड़प्पा सभ्यता में जैविक खेती का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर नहरों और कृत्रिम जलाशयों का उपयोग खेती के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? चरक संहिता। यह ग्रंथ आयुर्वेद के जनक चरक द्वारा लिखी गई थी। सप्तांगी सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले किसने किया? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। इसमें राज्य के 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, हर्यक वंश के अजातशत्रु ने किस हथियार का उपयोग किया था? तो रथ मूसल का। उत्तर क्या है हमारा? रथ मूसल। यह एक युद्ध उपकरण था जिसे अजातशत्रु ने युद्ध में उपयोग किया था। किस गुप्त शासक ने हूणों को हराया था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। उनकी विजय में गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। क्वेश्चन नंबर 68,
हर्षवर्धन ने किस बौद्ध भिक्षु को अपने दरबार में आमंत्रित किया? तो युआन च्वांग को, यानी कि हेनसोंग को। युआन चोंग ने शियुकी ग्रंथ लिखा। सांची का स्तूप किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तरमेघ यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। यह यज्ञ राजा की शक्ति और अधिकार को बढ़ाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मनके बनाने का कारखाना कहाँ पाया गया था? चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। चनहुदड़ो की खुदाई से मनके बनाने का उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। प्राचीन भारत में द्वार समुद्र किसके लिए प्रसिद्ध था? तो द्वार समुद्र चालुक्य शासकों की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था। द्वार समुद्र वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रिक वंश से था। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसे दशानन कहा गया है? तो दशानन रावण को कहा गया है, सब जानते हैं। रावण लंका का राजा था और उसे वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि का उपयोग भी हुआ है। मौर्य साम्राज्य में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता था? कृषि से। राज्य की आयु का मुख्य स्रोत भूमि कर था। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राचीन भारत में कौन सा स्थान रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो कौशाम्बी। यह मगध साम्राज्य के व्यापारिक केंद्रों में से एक था। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र की कहानी नैतिकता और व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा? तो हरिशेन। उत्तर है हमारा हरिशेन। यह लेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बैल की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से। यह मूर्ति सभ्यता के धातु विज्ञान और शिल्प कला के उच्च स्तर को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में गावष्ठी का क्या अर्थ था? युद्ध। वैदिक काल में गावष्ठी का मतलब युद्ध था।
गावष्ठी का शाब्दिक अर्थ गाय प्राप्त करने का प्रयास। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनाहो किसके संवाद पर आधारित है? राजा मिलिंद, मीनांदर और नागसेन। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण देता है। मौर्य काल में राज्य का सर्वोच्च उत्तराधिकारी कौन होता था? तो महामात्र राज्य प्रशासन और धर्म का निरीक्षण करता था। अशोक के किस शिलालेख में रंगून का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में रंगून का उल्लेख, जिसमें श्रीलंका, दक्षिण भारत और अन्य स्थानों का जिक्र किया गया है। किस वेद को प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्रोत कहा जाता है? तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद में तत्कालीन समाज, धर्म और जीवन शैली का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में मुद्रा प्रणाली का प्रमुख रूप क्या था? स्वर्ण मुद्रा। गुप्त साम्राज्य ने उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 88 है दशराग्य युद्ध में किस जन ने विजय प्राप्त की थी? तो भरत जन ने। दशराग्य युद्ध में भरत जन ने विजय प्राप्त की थी। यह युद्ध आर्यों के बीच सामरिक शक्ति के लिए लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है कुषाण काल में बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? कनिष्क का। कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। युद्ध की हिंसा से प्रभावित होकर अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों की भूमि से है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा से मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये व्यापारिक संबंधों से प्रमाण है इनका। महाजनपद काल में वज्जी संघ का केंद्र कौन था? वैशाली। यह भारत का पहला गणराज्य था। क्वेश्चन नंबर 94 है आर्यभट्ट ने पाई का मान किस ग्रंथ में दिया है? आर्यभट्टीय ग्रंथ में पाई का मान दिया है। इन्होंने पाई का मान 3.1416 के करीब बताया है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है किस गुप्त सम्राट ने शक संवत का आरंभ किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत भारतीय कैलेंडर प्रणाली का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। जैन धर्म से तीर्थंकर वे होते हैं जो मोक्ष का मार्ग बताते
हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर सिंधु जल प्रबंध के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से। यहाँ जलाशयों और जल निकास प्रणाली के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया था? पंचवर्गीय भिक्षुओं को। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। यह उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, गुप्त काल के दौरान भारतीय चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। यह ग्रंथ सर्जरी और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्र का उल्लेख है? 5वें शिलालेख में। धम्म महामात्र का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। धम्म महामात्र धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए नियुक्त अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 101, ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की विवाह का प्रथा प्रचलित थी? स्वयंवर और असुर विवाह। स्त्रियों को वैदिक काल में विवाह के लिए अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे? तो लाल मिट्टी के चमकदार बर्तन बनाने में। बर्तनों पर ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते थे। वैदिक काल में राजा के सुरक्षा प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजा के सुरक्षा प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेनानी। क्या कहा जाता था? सेनानी। सेनानी युद्ध और सेना का नेतृत्व करता था। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। यह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल। कौशल का प्रमुख केंद्र अयोध्या था। प्राचीन भारतीय साहित्य में तमिल संगम का क्या अर्थ है? तमिल विद्वानों की सभा। संगम साहित्य का प्रमुख विषय प्रेम और वीरता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का कौन सा सम्राट कवि सम्राट कहलाता है? तो समुद्रगुप्त। इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए उनका चित्रण मिलता है। इसका समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त बीड़ा वादक थे। इस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का गढ़ कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में कलिंग का क्या महत्व था? यह मौर्य साम्राज्य में शामिल अंतिम राज्य था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया
और बौद्ध धर्म को अपनाया। महाजनपद काल में किस महाजनपद का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र था? मगध। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक भवन का प्रमुख स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ विशाल अन्नागार और स्नानागार पाए गए हैं। कंबोज महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। यह अपने घोड़ों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में फला फूला? तो मौर्य साम्राज्य के समय। यह प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 मुख्य आधार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दांडी। यह सांस्कृतिक साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। उन्होंने शक राजाओं को हराया था। किसने? सांची स्तूप की मरम्मत का कार्य करवाया। गुप्त शासकों ने। अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप का संरक्षण गुप्त काल में हुआ। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का क्या नाम था? चाणक्य या कौटिल्य। जिसे यह ग्रंथ विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था। प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर पथ। यह मार्ग गांधार से शुरू होकर गंगा के मैदान तक जाता था। अजातशत्रु के किस प्रसिद्ध नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र। इसे शुरुआत में पाटलिग्राम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ के रण के पास स्थित है? तो धौलावीरा। यहाँ जल प्रबंधन और जलाशयों के उत्कृष्ट प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी वैदिक काल में पवित्र मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो प्रशासनिक और राजनैतिक संस्थाएं थी। सभा बुजुर्गों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों की सभा थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चनहूदड़ों से। यह स्थल व्यापार और परिवहन का केंद्र था। महाजनपद काल में अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य का विस्तार। यह यज्ञ राजा की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? तो पार्श्वनाथ। वे पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो पतंजलि। यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता था? तो अशोक को। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी सम्राट कहा जाता था। यह उपाधियां उनके शिलालेखों पर अंकित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है? तो जातक कथा में। जातक कथा में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां मिलती हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो थेरवाद। थेरवाद संप्रदाय का। यह 3 भागों में विभाजित है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, कौन सा गुप्त सम्राट साकेत को अपनी राजधानी बनाना चाहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस स्थान को तक्षशिला का प्रतिद्वंदी माना जाता था? तो नालंदा को। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो गाय। इसे धन और संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? बौद्ध धर्म में। यह सिद्धांत बुद्ध के 5 मुख्य नैतिक उपदेशों पर आधारित है। मौर्य साम्राज्य में अध्यक्ष का क्या कार्य था? उद्योग और व्यापार का निरीक्षण करना। अर्थशास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। वे तांबे और कांसे का उपयोग करते थे, परंतु लोहे से अपरिचित थे। अशोक के शिलालेखों में धम्म का क्या अर्थ है? नैतिक जीवन और सामाजिक दायित्व। धम्म का मतलब नैतिक जीवन और सामाजिक दायित्व। अशोक के धम्म को अहिंसा और करुणा का प्रतीक बनाया गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो 7 वर्गों में। यह विवरण उनकी पुस्तक इंडिका में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बुद्ध का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो अशोक के शिलालेख में। अशोक ने अपने शिलालेखों में बुद्ध के क्षत्रिय होने का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्य भंडारण के प्रमुख प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से। यहाँ से अन्य भंडारण के लिए विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख
किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। यह क्षेत्र 7 नदियों के समूह को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। महाजनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन सा था? तो वज्जी। यह शासन एक संघ के माध्यम से किया जाता था। यहाँ शासन एक संघ के माध्यम से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में राजस्व वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो संख्यायक कर वसूली और भूमि के रिकॉर्ड रखता था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों को हराया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा की थी। किस शिलालेख से चोलों, पांड्यों और चेरों के बारे में जानकारी मिलती है? तो अशोक के दूसरे शिलालेख से। अशोक का दूसरा शिलालेख दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। सिंधु सभ्यता में खेल का कौन सा प्रमाण मिला है? तो पासा खेल का। खुदाई में पासे और खेल सामग्री प्राप्त हुई है। महाभारत में शांति पर्व किस विषय पर आधारित है? तो शासन और नीतियों पर। यह राजा के धर्म और कर्तव्यों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो गुप्त शासक रामगुप्त और शक शासकों के बीच। इस युद्ध में गुप्त साम्राज्य को जीत प्राप्त हुई थी। वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ कराना और धार्मिक अनुष्ठान कराना। पुरोहित राजा के धार्मिक सलाहकार भी होते थे। किसने विष्णु पुराण में गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा है? तो बाणभट्ट ने। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में आर्य सत्य का उल्लेख कहाँ किया है? तो सारनाथ। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का और प्राकृत भाषा का। उत्तर पश्चिमी भाग में खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस गणितज्ञ ने शून्य की अवधारणा दी है? तो आर्यभट्ट ने। उन्होंने पाई का मान और ग्रहों की गति का अध्ययन भी किया है। हड़प्पा सभ्यता में बादाम के पेड़ का प्रमाण कहाँ मिला है? तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में बादाम के पेड़ का साक्ष्य मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह सभ्यता कृषि और बागवानी में उन्नति थी। जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? सही ज्ञान, सही आचरण और सही दृष्टि। यह जैन धर्म के अनुयायियों का मुख्य मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन पुस्तक में शतरंज का सबसे पहला उल्लेख मिलता है?
तो मार्सोल्लास पुस्तक में शतरंज का उल्लेख मिला है। इसे चतुरंग भी कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में आमत्य का क्या कार्य था? प्रशासनिक अधिकारी। आमत्य प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। आमत्य को आधुनिक समय में मंत्री कहा जाता है। किस हड़प्पा स्थल को कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो लोथल से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से व्यापारिक बंदरगाह के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष। संघ में प्रवेश के लिए कुछ शर्तें और नैतिक आदर्श तय किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उन्नत नगर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा में विकसित नगर नियोजन और जल आपूर्ति प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के किस सम्राट ने धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए काम किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। वह बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का प्रचारक भी थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का प्रमुख वंशानुक्रम क्या था? तो आंध्र। सातवाहन वंश ने दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद बौद्ध धर्म का पहला संरक्षक था? तो मगध। मगध के शासक अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। महानदी किस प्राचीन भारतीय राज्य की प्रमुख नदी थी? तो कलिंग, आधुनिक उड़ीसा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया। प्राचीन भारत में उदित हो रहे सूरज की पूजा किस ग्रंथ में मिलती है? तो ऋग्वेद में। सूर्योदय की पूजा को आदित्य हृदय कहा जाता था। हर्षवर्धन के दरबार में किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ था? तो हेनसांग यानी युआन चांग का। हेनसांग ने भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से खगोलीय घटनाओं का संकेत था? तो चंद्रमा और सूर्य के गति के आधार पर समय का माप। खगोल शास्त्र के सिद्धांत और यांत्रिक निर्णय में उनके योगदान के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन भारतीय कला में संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कालिदास। उनकी काव्य कृतियां अभिज्ञान, शकुंतलम और रघुवंश प्रसिद्ध हैं। किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को समान रूप से सम्मान दिया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता का आदान प्रदान हुआ। क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजराज चोल। उसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद
अष्टकुल संघ का हिस्सा था? अंग महाजनपद अष्टकुल संघ का हिस्सा था। अंग महाजनपद में 8 प्रमुख जनगण सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रसिद्ध विद्वान ने काव्य शास्त्र पर विचार किया था? तो भरत मुनि ने। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का भारतीय नृत्य और नाट्य कला में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजा बिंबिसार ने किस महान नदियों के किनारे अपनी राजधानियां स्थापित की है? तो गंगा और सोन के किनारे उसने राजगृह यानी गया को अपनी राजधानी बनाई थी। प्राचीन भारत में स्वर्ण मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्वर्ण मुद्रा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रसिद्ध भारतीय सम्राट ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो राजा अजातशत्रु ने। इस यज्ञ से साम्राज्य की ताकत और वैधता बढ़ती थी। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में मगध के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव रखी और इसे विशाल साम्राज्य बना दिया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ज्ञान का कौन सा प्रमुख क्षेत्र था जिसमें महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो गणित और खगोल शास्त्र। आर्यभट्ट और बारहमहीर ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सातवाहन वंश की सबसे प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? तो पाटन दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में नारी के अधिकारों और स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है? तो मनुस्मृति में नारी को घर की अर्धांगिनी माना गया है, लेकिन साथ ही सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ प्रस्तुत किया गया था? तो राजतरंगिणी। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर आधारित था। इसे कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में स्नान घर किस स्थल पर पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया जो उस समय उच्च मानकों को दर्शाता था। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो चोल काल को। चोल साम्राज्य के दौरान दक्षिण भारत में कला, संस्कृति और व्यापार में अत्यधिक समृद्धि की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मिला जुला प्रभाव दिखा? तो अशोक के। अशोक ने अपनी नीतियों में बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का प्रदर्शन किया था। कुषाण साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट का नाम क्या था? तो कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है,
किस प्रसिद्ध महाजनपद में 7 नदियों के किनारे अपने शासन का विस्तार किया था? तो मगध। मगध साम्राज्य को अपने सामरिक ताकत और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। यह विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में स्थापित हुआ था। प्राचीन भारतीय गणराज्य के सर्व प्रमुख वृद्धशाला यानी कि वृद्ध गृह का कार्य क्या था? बुजुर्गों का आश्रम। ये आश्रम स्थान समाज में बुजुर्गों की देखभाल के लिए बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां और चित्रकलाएं पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का उद्घाटन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना था। बाद में यह गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी बना। किस शासक ने मौर्य साम्राज्य को एकजुट किया और भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और इसे संगठित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सिक्का किसने जारी किया था? तो पाटलिपुत्र ने। पाटलिपुत्र के सिक्के गुप्त काल के दौरान चलाए गए थे। किस प्राचीन भारतीय राजा ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था? तो अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। प्राचीन भारत में शिक्षा के सबसे पुराने केंद्रों में से एक कहाँ था? तक्षशिला। तक्षशिला भारत के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक था, जहाँ हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। भारत में किस शासक के शासनकाल में कला और साहित्य में उन्नति हुई? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने शास्त्रीय संगीत और कला को संरक्षण दिया और साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सिक्का किसने जारी किया? तो कनिष्क ने। कनिष्क ने भारतीय मुद्रा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए और स्वर्ण मुद्रा का प्रचार किया। मौर्य सम्राट अशोक ने कौन से युद्ध से पश्चात अहिंसा की नीति अपनाई? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को छोड़कर शांति और धर्म के मार्गों को अपनाया। प्राचीन भारत में कृषि विद्या के सबसे बड़े संस्थान का नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा में विज्ञान, चिकित्सा और कृषि पर भी अध्ययन कराया जाता था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। सातवाहन वंश दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शासक वंशों में से एक था।